Your Med Tutor. It makes your MBBS easy. हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर मैथ ट्यूटर और मैं लेकर के आ गया हूँ हमारे अगले टॉपिक जिसका नाम है पॉट्स पैराप्लेजिया। इसके पिछले वीडियो में हमने ट्यूबरक्यूलोसिस ऑफ स्पाइन अच्छे से समझा था, जिसका एक कॉम्प्लिकेशन होता है पॉट्स पैराप्लेजिया। 7 स्टार टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, टीबी ऑफ स्पाइन के जैसा ही हर दूसरे साल लॉन्ग में देखने के लिए मिलता है। बहुत अच्छे से समझेंगे, शॉर्ट नोट्स की तरह। ठीक है, सारे शॉर्ट नोट्स कलर्ड वे में लेकर के आया हूँ, जिसे बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं पॉट्स पैराप्लेजिया क्या होता है। तो इंट्रोडक्शन से समझते हैं कि टीबी स्पाइन विथ न्यूरोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट, टीबी स्पाइन विथ न्यूरोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट, जब टीबी स्पाइन के साथ साथ न्यूरोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट होने लगता है तो उस कंडीशन को कहते हैं पॉट्स पैराप्लेजिया। ठीक है, तो टीबी स्पाइन के साथ न्यूरोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट होगा तो उसे हम पॉट्स पैराप्लेजिया कहेंगे। मोस्ट कॉमनली ऑकर्स इन टीबी ऑफ थोरैसिक यानी कि डॉर्सल स्पाइन। सबसे कॉमनली ये टीबी ऑफ थोरैसिक या फिर डॉर्सल स्पाइन में देखने के लिए मिलता है। क्यों? क्योंकि थोरैसिक स्पाइन हैज़ द नैरोएस्ट पार्ट ऑफ स्पाइनल कैनाल। तो स्पाइनल कैनाल का नैरोएस्ट पार्ट जो कि थोरैसिक या फिर डॉर्सल स्पाइन है, वहाँ पे मोस्ट कॉमनली देखने के लिए मिलता है पॉट्स पैराप्लेजिया। पैथोलॉजी क्या कहती है कि प्रोडक्ट्स फ्रॉम टीबी डिजीज्ड वर्टिब्रा, जो टीबी डिजीज्ड वर्टिब्रा है उससे जो प्रोडक्ट्स रिलीज्ड होंगे वो क्या कॉज करेंगे? प्रेशर या फिर कंप्रेशन ऑन न्यूरल टिश्यू विद इन द कैनाल इन फॉलोइंग वेज। मतलब कि जो टीबी डिजीज्ड वर्टिब्रा है वो जो प्रोडक्ट्स रिलीज करेगा, उन प्रोडक्ट्स की वजह से विद इन द कैनाल के अंदर ही न्यूरल टिश्यूज़ पे जो प्रेशर और कंप्रेशन होगा, क्रिएट होगा, उसकी वजह से पॉट्स पैराप्लेजिया होगा। तो कौन कौन से तरीकों से प्रेशर या फिर कंप्रेशन क्रिएट होता है टीबी स्पाइन में? तो ये 6 तरीके हैं जिनकी वजह से वो प्रेशर या फिर कंप्रेशन क्रिएट होता है कैनाल के अंदर। तो आइए एक एक करके उन सभी रीजंस को देखते हैं। तो सबसे पहला रीज़न है इन्फ्लामेटरी एडेमा। इन्फ्लामेटरी एडेमा होगा, जो प्रोडक्ट्स रिलीज होंगे टीबी डिजीज वर्टिब्रा से, उसकी वजह से इन्फ्लामेटरी एडेमा होगा और उसकी वजह से न्यूरोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट होगा, न्यूरोलॉजिकल कंप्रेशन देखने के लिए मिलेगा। दूसरा तरीका होता है एक्स्ट्रा ड्यूरल पस एंड ग्रैनुलेशन टिश्यू, जो कि मोस्ट कॉमन कॉज होता है। मोस्ट कॉमन कॉज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ प्रेशर या फिर कंप्रेशन ऑन न्यूरल टिश्यू इन टीबी स्पाइन इज एक्स्ट्रा ड्यूरल पस एंड ग्रैनुलेशन टिश्यूज। एक्स्ट्रा ड्यूरल पस और ग्रैनुलेशन टिश्यूज की वजह से प्रेशर या फिर कंप्रेशन होगा न्यूरल टिश्यूज में। तो पहला क्या हुआ? इन्फ्लेमेटरी एडेमा। दूसरा है एक्स्ट्रा ड्यूरल पस एंड ग्रैनुलेशन टिश्यू। और तीसरा क्या है? सीक्वेस्ट्रा फॉर्मेशन। तो सीक्वेस्ट्रा फॉर्मेशन हो सकता है। चौथा क्या है? इंटरनल गिब्बस। अपन इस डायग्राम में देखें तो ये जो यहाँ पे अंदर की ओर गिब्बस का फॉर्मेशन है, इसे कहते हैं इंटरनल गिब्बस। इंटरनल गिब्बस क्या है? बोनी रिज ऑन द एंटीरियर वॉल ऑफ स्पाइनल कैनाल। ये एंटीरियर साइड है, ये पोस्टीरियर साइड है स्पाइनल कैनाल की। तो एंटीरियर साइड पे एक इंटरनल साइड की ओर एक गिब्बस का फॉर्मेशन है, जिसे कहते हैं इंटरनल गिब्बस। तो चौथा रीजन क्या है? इंटरनल गिब्बस। थर्ड रीजन क्या था? सीक्वेस्ट्रा फॉर्मेशन। दूसरा क्या था? एक्स्ट्रा ड्यूरल पस एंड ग्रैनुलेशन टिश्यू, जो कि मोस्ट कॉमन कॉज था। और पहला था इन्फ्लेमेटरी एडेमा। पांचवा देखते हैं। पांचवा है इन्फाक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। और छठवां क्या है? एक्स्ट्रा ड्यूरल ग्रैनुलेशन। तो इन्फाक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड एंड एक्स्ट्रा ड्यूरल ग्रैनुलेशन की वजह से भी प्रेशर या फिर कंप्रेशन न्यूरल टिश्यूज में हो सकता है कैनाल के अंदर, जो कि पॉट्स पैराप्लेजिया कॉज करेगा। तो ये 6 रीजन हो जाएंगे जो कि पैथोलॉजी कॉज करेंगे पॉट्स पैराप्लेजिया की। ठीक है, अब टाइप्स देखते हैं। तो पॉट्स पैराप्लेजिया स्टूडेंट्स 2 टाइप का होता है। एक है अर्ली ऑनसेट पैराप्लेजिया और दूसरा है लेट ऑनसेट पैराप्लेजिया। ठीक है, अर्ली ऑनसेट पैराप्लेजिया और लेट ऑनसेट पैराप्लेजिया। अर्ली ऑनसेट पैराप्लेजिया जो होता है, इट ऑकर्स ड्यूरिंग एक्टिव फेज विच इज लेस देन
2 ईयर्स ऑफ ऑनसेट ऑफ डिजीज, मतलब कि जो अर्ली ऑनसेट है वो लेस देन 2 ईयर्स ऑफ ऑनसेट ऑफ डिजीज में होंगे, जिसे हम एक्टिव फेज ऑफ डिजीज कहते हैं। तो एक्टिव फेज में जो भी पैराप्लेजिया होगा उसे हम अर्ली ऑनसेट कहेंगे, और लेट फेज में या फिर हील्ड फेज में जो कि ग्रेटर देन 2 ईयर ऑफ ऑनसेट ऑफ डिजीज होगा वो लेट या फिर हील्ड फेज कहलाएगा, और उस पैराप्लेजिया को अपन लेट ऑनसेट पैराप्लेजिया कहेंगे। समझ में आ गया अर्ली ऑनसेट और लेट ऑनसेट क्या होता है? ठीक है, अब मैकेनिज्म और कॉजेज देखते हैं अर्ली ऑनसेट के और लेट ऑनसेट के। तो अर्ली ऑनसेट के क्या क्या कॉज हो सकते हैं? अर्ली ऑनसेट का कॉज 3 होते हैं, बोनी सीक्वेस्ट्रा, कोल्ड एब्सेस। बोनी सीक्वेस्ट्रा और कोल्ड एब्सेस ये दोनों क्या करेंगे? एक्सटर्नल प्रेशर ऑन कॉर्ड, एक्सटर्नल प्रेशर ऑन कॉर्ड कॉज करेंगे। कौन? बोनी सीक्वेस्ट्रा और कोल्ड एब्सेस। तो ये दोनों रीजन क्या कर रहे हैं? बोनी सीक्वेस्ट्रा और कोल्ड एब्सेस अर्ली ऑनसेट पैराप्लेजिया कॉज करते हैं, और कैसे कॉज करते हैं? एक्सटर्नल प्रेशर ऑन कॉर्ड अप्लाई करेंगे। ठीक है, और तीसरा एक रीजन होता है अर्ली ऑनसेट पैराप्लेजिया का, जो कि है टीबी इन्फेक्शन। तो बोनी सीक्वेस्ट्रा, कोल्ड एब्सेस एक्सटर्नल प्रेशर कॉर्ड पे अप्लाई करेंगे, और टीबी इन्फेक्शन क्या कर सकता है? टीबी इन्फेक्शन पेनिट्रेट्स द ड्यूरामीटर, तो जो स्पाइनल कॉर्ड की जो ड्यूरामीटर है उसको पेनिट्रेट करेगा टीबी इन्फेक्शन। ठीक है, इस टीबी इन्फेक्शन का मैकेनिज्म क्या हुआ? इट पेनिट्रेट्स द ड्यूरामीटर। वही लेट ऑनसेट पैराप्लेजिया का जो कॉज है वो है इंटरनल गिब्बस एंड एक्स्ट्रा ड्यूरल ग्रैनुलोमा। क्या है? इंटरनल गिब्बस एंड एक्स्ट्रा ड्यूरल ग्रैनुलोमा। इसकी मैकेनिज्म क्या है? इसकी मैकेनिज्म भी है इट अप्लाइज एक्सटर्नल प्रेशर ऑन द कॉर्ड, एक्सटर्नल प्रेशर ऑन द कॉर्ड अप्लाई करेगा इंटरनल गिब्बस और एक्स्ट्रा ड्यूरल ग्रैनुलोमा। चलिए मेरे साथ बोलिए, अर्ली ऑनसेट पैराप्लेजिया के 2 कॉज, बोनी सीक्वेस्ट्रा और कोल्ड एब्सेस, जो कि क्या करेगा? एक्सटर्नल प्रेशर ऑन कॉर्ड अप्लाई करेगा। और तीसरा कॉज टीबी इन्फेक्शन क्या करेगा? पेनिट्रेट्स द ड्यूरामीटर। वही लेट ऑनसेट पैराप्लेजिया के 2 कॉज, इंटरनल गिब्बस एंड एक्स्ट्रा ड्यूरल ग्रैनुलोमा, क्या करेगा? एक्सटर्नल प्रेशर ऑन कॉर्ड अप्लाई करेगा। तो ये हो गए उनके टाइप्स। उसके बाद अपन बात करते हैं डिफरेंशियल डायग्नोसिस की। कौन कौन सी ऐसी डायग्नोसिस हैं जो कि डिफरेंशिएट अपन कर सकते हैं इसमें? ठीक है, तो सबसे पहली होगी ट्रॉमा, दूसरी होगी प्रोलैप्स डिस्क, और तीसरी है पायोजेनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस। इन तीनों के क्लिनिकल फीचर्स भी अब सिमिलर हो सकते हैं पॉट्स पैराप्लेजिया से, इसलिए हमें इन्हें डिफरेंशिएट करना ज़रूरी है। कौन कौन सा? पहला है ट्रॉमा, दूसरा है प्रोलैप्स डिस्क, और तीसरी है पायोजेनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस। तो ये 3 डिफरेंशियल डायग्नोसिस हो सकती हैं पॉट्स पैराप्लेजिया की। उसके बाद अपन देखते हैं अब अपन क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्लासिफिकेशन, तो क्लासिफिकेशन किस पर बेस्ड है? पॉट्स पैराप्लेजिया का क्लासिफिकेशन इज बेस्ड अपॉन डिग्री ऑफ मोटर इन्वॉल्वमेंट। द क्लासिफिकेशन ऑफ पॉट्स पैरा इज बेस्ड अपॉन द डिग्री ऑफ मोटर इन्वॉल्वमेंट। किस लेवल का मोटर इन्वॉल्वमेंट है पेशेंट को, उस पर डिपेंड करता है क्लासिफिकेशन। तो 4 तरह की ग्रेड्स हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 और ग्रेड 4। 4 ग्रेड्स में देखने के लिए मिल सकता है। तो ग्रेड 1 में क्या होता है? ग्रेड 1 का जो पेशेंट होगा वो अनअवेयर होगा उसको उसके न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट या फिर मोटर वीकनेस से। मतलब ग्रेड 1 का जो पेशेंट होगा उसको पता ही नहीं होगा कि उसको कोई न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट या फिर मोटर वीकनेस क्रिएट हो रही है, क्योंकि वो बिल्कुल नॉर्मली वॉक करेगा। पेशेंट जब तक नॉर्मली वॉक करेगा तो उसको पता ही नहीं चलेगा कि कोई दिक्कत हो रही है, वो ग्रेड 1 के अंदर में आएगा। लेकिन जब हम बेबिंस्की साइन करेंगे या फिर एंकल या फिर पैटेलर क्लोनस करेंगे तो वो दोनों प्रेजेंट होगा। तो ग्रेड 1 में जो पेशेंट है वो अनअवेयर है न्यूरल डेफिशिट या फिर मोटर वीकनेस के, नॉर्मली वॉक कर रहा है, लेकिन क्लिनिकल एग्जामिनेशन में पॉजिटिव बेबिंस्की साइन एंड एंकल या फिर पैटेलर क्लोनस प्रेजेंट होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि बेबिंस्की साइन पॉजिटिव होगा और एंकल एंड पैटेलर क्लोनस भी पॉजिटिव होगा, लेकिन अनअवेयर होगा और नॉर्मली वॉक करेगा। ये हो गया ग्रेड 1। अब ग्रेड 2 में क्या होता है? ग्रेड 2 में जो पेशेंट है अब अवेयर हो गया है कि किसी तरह की न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट, न्यूरोमस्कुलर वीकनेस उसकी बॉडी में है, अवेयर है। कैसे? उस क्लमजीनेस होगा, इन कोऑर्डिनेशन, इन मूवमेंट, अच्छे चलने में थोड़ा सा
कोऑर्डिनेशन आएगा, क्लमजीनेस आएगी, या फिर स्पास्टिसिटी आएगी वॉकिंग के टाइम पे, ठीक है। तो इसकी वजह से अब पेशेंट अवेयर हो गया है कि उसकी बॉडी में एक न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट है, ये ग्रेड 2 के अंदर है, क्लमजीनेस, इनकोऑर्डिनेशन एंड स्पास्टिसिटी वाइल वॉकिंग, ठीक है। लेकिन अभी भी जो पेशेंट है वो मैनेज टू वॉक, अभी भी पेशेंट वॉक कर सकता है। कैसे वॉक कर सकता है? बाय प्लस माइनस सपोर्ट। हो सकता है कि उसको किसी सपोर्ट की ज़रूरत पड़े, हो सकता है कि वो थोड़ा थोड़ा सह करके भी चल रहा हो, चल पा रहा है, मैनेज कर रहा है चलने पे। क्लिनिकल एग्जामिनेशन में क्या होता है? क्लिनिकल एग्जामिनेशन में स्पास्टिक पैरालिसिस देखने के लिए मिलेगी। स्पास्टिक पैरालिसिस का मतलब क्या होता है? स्पास्टिक का मतलब होता है मसल स्टिफनेस और पैरालिसिस का मतलब होता है मसल वीकनेस। तो मसल स्टिफनेस और मसल वीकनेस देखने के लिए मिलेगी। स्पास्टिक पैरालिसिस अपने सेकंड ग्रेड का क्लिनिकल एग्जामिनेशन होता है। फर्स्ट ग्रेड का क्लिनिकल एग्जामिनेशन क्या था? बेबिंस्की साइन पॉजिटिव था, बेबिंस्की साइड पॉजिटिव था और एंकल क्लोनस प्रेजेंट था। सेकंड ग्रेड का क्या है क्लिनिकल एग्जामिनेशन? स्पास्टिक पैरालिसिस है। अब देखते हैं ग्रेड 3। ग्रेड 3 में क्या होता है बच्चों? ग्रेड 3 में पेशेंट बेड रिडन होने लगता है और अब वो चलने फिरने के लायक नहीं बचता है। तो ग्रेड 3 में जो पेशेंट है वो बेड रिडन हो चुका है और कैन नॉट वॉक। द पेशेंट इज बेड रिडन एंड कैन नॉट वॉक। और क्लिनिकल एग्जामिनेशन में क्या होगा कि पैराप्लेजिया इन एक्सटेंशन। इसका मतलब क्या होता है पैराप्लेजिया इन एक्सटेंशन का? इसका मतलब है कि पैराप्लेजिया इन एक्सटेंशन मीन्स पैरालिसिस और सीवियर वीकनेस ऑफ बोथ लोअर लिम्स। मतलब पैरालिसिस हो जाएगी या फिर बहुत ज़्यादा वीकनेस होगी दोनों लोअर लिम्स की। जो लेग्स हैं वो एक्सटेंडेड पोजीशन में प्रेजेंट होंगे, ठीक है, बिकॉज एक्सटेंसर मसल टोन प्रिडोमिनेट्स। इसमें क्या होता है पैराप्लेजिया इन एक्सटेंशन में सीवियर वीकनेस और पैरालिसिस होगी जिसमें जो लिम्स हैं वो एक्सटेंशन में प्रेजेंट होंगे। वहीं जो ग्रेड 4 होता है उसमें पैराप्लेजिया इन फ्लेक्शन या फिर फ्लैसिड पैरालिसिस देखने के लिए मिलेगा। इसमें जो पैरालिसिस है उसमें दोनों लिम्स हमारे फ्लेक्शन पोजीशन में सीवियरली वीक हो जाएंगे और फ्लेक्शन पोजीशन में प्रेजेंट हो जाएंगे, ठीक है, स्ट्रेट नहीं होंगे, फ्लेक्शन पोजीशन में हो जाएंगे। तो ग्रेड 4 में क्या होता है पैराप्लेजिया इन फ्लेक्शन और ग्रेड 3 में क्या होता है पैराप्लेजिया इन एक्सटेंशन। ग्रेड 3 में एक और चीज़ है कि जो सेंसरी डेफिशिट है बच्चों, सेंसरी डेफिशिट या फिर जो सेंसरी लॉस है वो लेस देन 50% है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन ग्रेड 4 में जो सेंसरी डेफिशिट या फिर लॉस ऑफ सेंसेशन है वो ग्रेटर देन 50% है और साथ ही साथ ब्लैडर एंड बॉवल फंक्शंस भी इफेक्ट हो जाते हैं ग्रेड 4 में। तो ग्रेड 3 में क्या होता है? ग्रेड 3 में बेड रिटर्न है और वॉक नहीं कर पाएगा। ग्रेड 4 में भी यही है, ग्रेड 4 में भी बेड रिटर्न रहेगा और वॉक नहीं कर पाएगा। लेकिन ग्रेड 3 में पैराप्लेजिया इन एक्सटेंशन देखने के लिए मिलेगा और ग्रेड 4 में पैराप्लेजिया इन फ्लेक्शन देखने के लिए मिलेगा। वहीं ग्रेड 3 में लेस देन 50% लॉस ऑफ सेंसेशन होता है और ग्रेड 4 में ग्रेटर देन 50% ऑफ लॉस ऑफ सेंसेशन होता है। और साथ ही साथ ग्रेड 4 आते आते ब्लैडर और बॉवल फंक्शन भी इफेक्ट होने लगते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन हो गया पॉट्स पैराप्लेजिया का, जो कि 5 स्टार है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अलग से 5 मार्क्स में भी ये पूछा जा सकता है, तो ये आपको ऐसे याद रखना है। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन आप क्या क्या करेंगे? तो जैसे कि आपको पता है कि बोन से रिलेटेड वो सारी इन्वेस्टिगेशन प्लस टीबी से रिलेटेड वो सारी इन्वेस्टिगेशन अपन को करनी है। कौन कौन सी? एक्सरे स्पाइन करेंगे, एपी और लैटरल, जो कि टीबी स्पाइन में पढ़ा था अपन ने। एक्सरे स्पाइन करेंगे, नीडल एस्पिरेशन करेंगे, चेस्ट एक्सरे करेंगे प्राइमरी सोर्स देखने के लिए, स्पूटम सीबी नाइट करेंगे और मैनटॉक्स टेस्ट करेंगे, जो कि हमारे टीबी के टेस्ट होते हैं। क्या? नीडल एस्पिरेशन, चेस्ट एक्सरे, मैनटॉक्स टेस्ट और स्पूटम सीबी नाट करेंगे। सीटी स्कैन करेंगे, क्यों? ताकि हमें ये पता चल पाए कि एक्सटेंशन ऑफ डिजीज कहाँ तक हो चुका है। तो एक्सरे किया एपीलेटरल व्यू में, टीबी वाली सारी लिख दो, बायोप्सी लिख दो, नीडल एस्पिरेशन लिख दो, चेस्ट एक्सरे लिख दो, मैनटॉक्स लिख दो, स्पूटम सीबी नाट लिख दो। सीटी स्कैन करेंगे ताकि ये पता चल पाए कि एक्सटेंट कितना है। एमआरआई करेंगे, देखो सीबी नाट हो गया, एक्सटेंट हो गया, एक्सरे हो गया, अब एमआरआई करेंगे। एमआरआई में हमें क्या क्या देखना है? एमआरआई में एक्सटेंट देखेंगे कि कॉर्ड कहाँ तक डिकम्प्रेस हुई है या फिर कोल्ड एब्सेस बना है कि नहीं। फिर से समझ लो, एमआरआई देखो, सीटी स्कैन में क्या देखा था? एक्सटेंट ऑफ डिजीज देखा था। एमआरआई में क्या देख रहे हैं? एमआरआई में अपन देख रहे हैं कि कॉर्ड का कॉर्ड का कंप्रेशन एंड कोल्ड एब्सेस का फॉर्मेशन अपन एमआरआई में देख रहे हैं।
और क्या देखेंगे, कॉज देखेंगे और टाइप देखेंगे। तो एमआरआई में अपन 3 चीज़ देख रहे हैं, एक्सटेंट, कॉज और टाइप। ये 3 चीज़ अपन को पता चल सकती है कि एक्सटेंट कहाँ तक है कंप्रेशन और कोल्ड एब्सेस का, पैराप्लेजिया का कॉज कहाँ पे है, और टाइप ऑफ टीबी स्पाइन। ये 3 चीज़ अपन एमआरआई में देख सकते हैं। ठीक है, तो ये अपन की इन्वेस्टिगेशन हो गई। उसके बाद डिफरेंशियल डायग्नोसिस अपन ने देख ली है। अब लास्ट पार्ट अपन को देखनी है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या करना है, मैनेजमेंट का एम क्या है। अगर हम टीबी को और पेशेंट के इतने सारे पेन को अगर हम क्योर कर रहे हैं तो हमारा क्या एम होना चाहिए। सबसे पहला कि पेशेंट को रिकवरी दिलानी है, तो प्रोमोट रिकवरी। रिकवरी होने के बाद दर्द से आराम हो गया, अब उसको हील कराना है, टीबी से हील कराना है, तो अचीव हीलिंग, प्रोमोट रिकवरी, अचीव हीलिंग। उसके बाद अब अगर लॉस ज़्यादा हो गया है तो कौन से रिहेबिलिटेशन मेजर्स अपन ले सकते हैं ये डिसाइड करना। तो रिकवरी, हीलिंग और रिहेबिलिटेशन मेजर्स, ये एम ऑफ ट्रीटमेंट होने चाहिए। सबसे पहला अपन क्या करते हैं, कंजर्वेटिव मैनेजमेंट। कंजर्वेटिव मैनेजमेंट में टीबी ऑफ स्पाइन की तरह ही सबसे पहले बेड रेस्ट देंगे एंड इमोबिलाइजेशन। पेशेंट को कहिए घर पे आराम करो, लेटो, हिलो डुलो मत, बेटे बहू माँ बाप से कहो सेवा करें। ठीक है, तो ये अपनी है बेड रेस्ट का कहना है और इमोबिलाइजेशन का कहना है। अब लेटे लेटे उसको अपन को शांति से एटीटी स्टार्ट कर देनी है, एंटी ट्यूबरकुलर थेरेपी एटीटी स्टार्ट कर देनी है। एटीटी के बारे में जैसे अपन ने ट्यूबरक्लोसिस ऑफ स्पाइन में जो पढ़ाया था, इंटेंसिव फेज और कंटिन्यूएशन फेज, इंटेंसिव फेज और कंटिन्यूएशन फेज वाले वो ड्रग्स और उनका जो कोर्स था वो आप वहाँ पे जा करके देख लेना पिछले वीडियो में। तो बेड रेस्ट किया, इमोबिलाइज किया, एटीटी चालू किया। उसके बाद अगर अपने पास 2 ऑप्शन होते हैं, अगर सर्वाइकल स्पाइन टीबी है, सर्वाइकल स्पाइन टीबी है तो अपन क्या करेंगे, सर्वाइकल ट्रैक्शन देंगे। सर्वाइकल को स्ट्रेट रखना है, उसके लिए सर्वाइकल ट्रैक्शन देना पड़ता है। और अगर डॉर्सोलंबर टीबी है तो उसके लिए पीओपी बॉडी कास्ट देना होता है, पीओपी बॉडी कास्ट देना होता है। आइए इस इमेज से समझते हैं। ये देखिए, तो ये क्या है, ये हमारी पीओपी बॉडी कास्ट है। पीओपी बॉडी कास्ट, इसमें बॉडी में ऐसे पीओपी के बॉडी कास्ट लगा दी जाती है ताकि बॉडी स्ट्रेट रहे, हिले डुले नहीं। ठीक है, और सर्वाइकल ट्रैक्शन में क्या होता है, सर्वाइकल ट्रैक्शन में अपन क्या करते हैं, ये सर्वाइकल ट्रैक्शन है, इसमें एक पुली के थ्रू एक वेट लगा देते हैं और सर्वाइकल को अपने ट्रैक्शन देना होता है ताकि स्ट्रेट रहे और फिक्स रहे। तो ये 2 मेजर्स अपन को यूज़ करने पड़ते हैं। अगर सर्वाइकल स्पाइन टीबी है तो सर्वाइकल ट्रैक्शन देंगे, डॉर्सोलंबर टीबी है तो पीओपी बॉडी कास्ट करेंगे। अब ऑपरेटिव मैनेजमेंट देखते हैं। तो ऑपरेटिव मैनेजमेंट के इंडिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं। ऑपरेटिव मैनेजमेंट के इंडिकेशंस, तो इंडिकेशन में पैराप्लेजिया ड्यूरिंग कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट, हम जो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट दे रहे हैं उस टाइम पे, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट के टाइम पे भी अगर पैराप्लेजिया आ गया तो हमें ऑपरेट करना पड़ सकता है। या फिर पहले से पैराप्लेजिया है लेकिन वर्सनिंग होने लगी है उसकी, तो हमें ऑपरेट करना पड़ सकता है। सीवियर पैराप्लेजिया मतलब कि पैराप्लेजिया इन फ्लेक्शन, मोटर और सेंसरी लॉस ग्रेटर देन 6 मंथ। तो जो ग्रेड 4 था, ग्रेड 4 में क्या था, ग्रेड 4 में पैराप्लेजिया इन फ्लेक्शन था। ठीक है, मोटर या फिर सेंसरी लॉस अगर 6 महीने से ज़्यादा हो गया है, ग्रेड 4 में क्या हुआ था, 50% से ज़्यादा मोटर सेंसरी लॉस था। तो वही अगर लॉस 6 महीने से ज़्यादा है या फिर फ्लेक्शन पे पैराप्लेजिया आ चुका है तो अपन को ऑपरेट करने की ज़रूरत पड़ सकती है। उसके अलावा क्या हो सकता है, बहुत ही पेनफुल या फिर रिकरेंट पैराप्लेजिया हो रहा है। ठीक है, उसके अलावा क्या हो सकता है, अगर एसोसिएटेड कॉम्प्लिकेशन है जैसे कि यूटीआई इन्फेक्शन वगैरह हो रहे हैं टीबी के साथ साथ, तो अपन को अर्जेंटली ऑपरेट करना पड़ सकता है। उसके साथ साथ अगर स्पाइनल ट्यूमर सिंड्रोम की कंडीशन अपन को दिख रही है तो भी हमें ऑपरेट करना पड़ सकता है। तो क्या क्या इंडिकेशंस हैं, सबसे पहला कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट के साथ साथ पैराप्लेजिया के सिम्टम्स दिखने लगे हैं तो ऑपरेट करना पड़ सकता है। पैराप्लेजिया पहले से था लेकिन उसकी वर्सनिंग होने लगी है तो करना पड़ सकता है। सीवियर पैराप्लेजिया है मतलब ग्रेड 4 है क्लासिफिकेशन का, फ्लेक्शन में पैराप्लेजिया है या फिर सेंसरी लॉस 6 महीने से ज़्यादा है तो अपन को करना पड़ेगा। पेनफुल या फिर रिकरेंट पैराप्लेजिया है तो अपन को ऑपरेट करना पड़ेगा। कोई कॉम्प्लिकेशन है, फॉर एग्जांपल यूटीआई इन्फेक्शन या फिर स्पाइनल ट्यूमर सिंड्रोम है तो अपन को ऑपरेट करना पड़ सकता है। अब अपन बात करते हैं प्रोसीजर्स की, कौन कौन सी प्रोसीजर्स हैं। तो प्रोसीजर्स अपन को याद रखनी है। सबसे पहली है कोस्टो ट्रांसवर्सेक्टोमी। क्या, कोस्टो ट्रांसवर्सेक्टोमी। दूसरी
एंटीरियर लैटरल डिकम्प्रेशन। बोलिए चलिए मेरे साथ, कोस्टो ट्रांसवर्सेक्टोमी, एंटीरियर लैटरल डिकम्प्रेशन, 2 हो गए। तीसरा है हांगकांग ऑपरेशन। हांगकांग ऑपरेशन में क्या करना होता है? रेडियल डेब्रीमेंट एंड आर्थ्रोडिसिस करना होता है। तो कोस्टो ट्रांसवर्सेक्टोमी, एंटीरियर लैटरल डिकम्प्रेशन, हांगकांग ऑपरेशन, और चौथा है लैमिनेक्टोमी। क्या? कोस्टो ट्रांसफेक्टोमी, एंटीरियर लैटरल डिकम्प्रेशन, हांगकांग ऑपरेशन और लैमिनेक्टोमी। ये 4 प्रोसीजर्स होते हैं अपने पॉट्स पैराप्लेजिया के ऑपरेटिव मेजर्स में। ये जो आपको फ्लो चार्ट दिख रहा है बच्चों, ये आपके लिए है ताकि आप 5 मिनट के अंदर ही पूरा पॉट्स पैराप्लेजिया एक बार में रिवाइज कर पाएं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही मेहनत से बनाया है। अगले वीडियो में मिलते हैं।